हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 10 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांसेस और ड्राइंग पावर के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल बैंक ऑडिट। इसमें से ये जो पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए जिसमें बेसिक्स ऑफ बैंक ऑडिट, जिसमें ऑडिटर बैंक ऑडिट क्या होता है, ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन, पावर्स वगैरह क्या रहेंगे और ऑडिट रिपोर्ट्स क्या होंगे वो समझा था। और फिर कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट, बैंक ऑडिट कैसे किया जाएगा वो हमने समझा था। अब जो एडवांसेस, जो मेजर पार्ट होता है बैंक की बैलेंस शीट का, वो हम समझने वाले हैं। राइट, तो चलिए समझते हैं एडवांसेस के बारे में। ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 10.21 पर। एडवांसेस मतलब कि बैंक ने जो कस्टमर्स को लोन दी रखी है वो, राइट, मतलब कि जो असेट्स का मेजर पार्ट होगा वो एडवांसेस होगा, क्योंकि बैंक का मेन काम जो है वो लोन देना है, डिपॉजिट्स कलेक्ट करना और उसमें से लोन देना, राइट, कस्टमर्स को। तो ये मेजर पार्ट होगा। वो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, सिक्योरिटी प्रॉपर है या नहीं, और उसमें से कितनी रिकवरी हो रही है, और रिकवरी अगर नहीं हो रही है तो उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से करना है, उसके सामने प्रोविजन करने की क्या जरूरत है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। और कुछ स्पेसिफिक टाइप के एडवांसेस होते हैं तो उसमें कुछ अलग तरीके से प्रोविजनिंग वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट में से, एडवांसेस में से आते हैं, तो ये अच्छे से समझ के जाना जरूरी है। साथ में जो ड्राइंग पावर भी हम समझने वाले हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो चलिए इन डिटेल अच्छे से समझते हैं। इन कैरिंग आउट his substantive procedures, the auditor should examine all large advances while other advances may be examined on a sample basis. लार्ज एडवांसेस जो भी होंगे, जो बड़ी अमाउंट के एडवांसेस है वो तो हमें इन डिटेल सारे ही देखने ही चाहिए, बाकी के जो एडवांसेस है वो हम सैम्पलिंग बेसिस पर देख सकते हैं। द अकाउंट्स identified to be problem accounts however need to be examined in detail unless the amount involved is insignificant. अगर कोई प्रॉब्लम अकाउंट है, मतलब कि उसमें से बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो रही है, कोई डाउटफुल लग रहा है, तो वो भी इन डिटेल हमें चेक करने चाहिए। बट हाँ, अगर उसकी अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है, इममटेरियल है, तो वो इग्नोर किया जा सकता है। The extent of sample checking would also be depend on the auditor's assessment of efficacy of internal controls. कितना सैंपल्स लेना है वो हम एफिशिएंसी, एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेबल होता है। इंटरनल कंट्रोल्स जितने अच्छे होते हैं, हमारा सैंपल्स है वो कम होता है। वो हमने इन डिटेल एस 530 ऑडिट सैंपलिंग में भी समझा था चैप्टर 4 के साथ, तो वो इन जनरल था। बैंक के केस में भी ऐसा ही होगा, अगर इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हमारा सैंपलिंग कम होगा। राइट, what constitutes a large advances would need to be determined in context of volume of operations of the branch. For example, an advance may be considered to be large advance if the year-end balance is in excess of rupees 10 crore or 10% of the aggregate year-end advance of the branch, whichever is less. यहाँ पर जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि किसे मटेरियल, किसे लार्ज एडवांस कहा जा सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि उस ब्रांच का कितना क्वांटम है, उसमें कितने एडवांसेस दिए गए हैं। राइट, वो ब्रांच टू ब्रांच चेंज हो सकता है, तो वो ऑडिटर को जज करना होगा, उनको डिसाइड करना होगा। सिंपल, ये एक नॉर्मल पैराग्राफ था, बट ये आगे भी आएगा जब ऑडिट ऑफ एडवांसेस करेंगे तब। लैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर एक्टिविटी ऑफ अ बैंक बिसाइड्स द इन्वेस्टमेंट फंक्शंस। राइट, लैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स, उनके लोन लेना और इन्वेस्टमेंट करना मेजर एक्टिविटीज में कवर अप कंसिडर किया जाएगा। The core business of bank is accepting deposits for onward lending. डिपॉजिट्स वो कलेक्ट करते हैं और उसमें से लोन दिया जाता है, जो बाकी का फंड है वो इन्वेस्ट भी किया जाता है। तो ये लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट है वो मेजर एक्टिविटीज बन जाएगी। एडवांसेस आर अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट गिवन एज अ लोन फ्रॉम बैंक टू अनदर पार्टी विथ एन एग्रीमेंट दैट द मनी विल बी रीपेड। सिंपल, ये एडवांस तो पता है। ऑल बैंक लोन्स आर मेड एट इंटरेस्ट विच इज कंपेंसेशन फॉर बोरोविंग. Advances generally constitute the largest item of the asset side of the balance sheet of a bank and are major source of its income. Advances है वो सबसे बड़ा अमाउंट होगा, वो assets में एडवांसेस का ही होगा, और जो मेजर इनकम है वो ये जो एडवांसेस दिए हुए हैं उसी में से जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो रहेगा। Audit of advances is one of the most important areas covered by auditors in bank audit. बैंक ऑडिट में सबसे जो बड़ा पार्ट, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एडवांसेस का वेरिफिकेशन ही रहता है। It is necessary that auditors should have adequate knowledge of the banking industry and the regulations governing the banks. इसीलिए ऑडिटर को बैंकिंग इंडस्ट्री और उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस, लॉ रेगुलेशंस है वो पता होने चाहिए। Auditors must be aware of the various functional areas of the bank
or branches, its processes, procedures, systems and prevailing internal controls with regard to advances. इसीलिए ऑडिटर को सारी चीजें समझनी होगी कि जो एडवांसेस है उसके लिए इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस प्रोसीजर्स वगैरह क्या है, और फिर ही हम ऑडिट करेंगे. ये पैराग्राफ इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल है, ये सारी चीजें आपको पता है. टाइप्स ऑफ एडवांसेस. एडवांसेस है वो दो तरीके से हो सकते हैं, फंडेड और नॉन फंडेड. फंडेड में एक्चुअल अमाउंट है वो ट्रांसफर किया जाएगा जो भी बोरोवर है उनको. नॉन फंडेड में कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि बैंक गारंटी है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, एटसेट्रा. फंडेड लोन्स एंड नॉन फंडेड लोन्स. फंडेड लोन्स आर दोज लोन्स वेयर देयर इज एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक टू द बोरोवर. Examples of funded loans term loans, cash credit, overdraft, demand loans, bill discounted and purchased, participation on risk sharing basis, interest bearing staff loans, etc. राइट, जिसमें एक्चुअल में फंड है वो ट्रांसफर किया जाता है. नॉन फंडेड फैसिलिटीज आर दोज विच डू नॉट इन्वॉल्व सच ट्रांसफर. फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, एटसेट्रा. सिंपल, ये बार आप पढ़ सकते हैं, इजी है काफी. What do advances comprise? Advances में क्या क्या कवर अप होता है? Advances comprise funded amounts by way of term loans, जो more than 1 year के लिए जनरली होती है, 3 to 5 years के लिए हो सकती है. कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट, डिमांड लोन्स, ये जनरली शॉर्ट टर्म बोरोइंग, वर्किंग कैपिटल लोन होता है. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, वो आपने बिल डिस्काउंट किया जा सकता है. सीए फाउंडेशन में बिल्स ऑफ अकाउंट्स जो है अकाउंट्स में इन डिटेल समझे थे, राइट. तो उसमें बैंक में जाकर वो बिल डिस्काउंट किया जा सकता है, और जो 3 months या 2 months बाद आपको किसी और पार्टी के पास से पैसे मिलने वाले थे वो बैंक आपको तुरंत पैसे दे देती है. पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस. रिस्क शेयरिंग बेसिस में मोर देन 1 बैंक से वो एक साथ मिलकर फाइनेंशियल रिस्क उठाती है, मतलब कि लोन वगैरह देते हैं. इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लोन्स, स्टाफ को लोन दिया जाता है जिसमें इंटरेस्ट भी अर्न किया जाता है, वो आगे भी हम समझेंगे. लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में ये जो एडवांसेस है उसको किस तरह से दिखाए जाएंगे. बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट्स, लोन्स रिपेएबल ऑन डिमांड, टर्म लोन्स. सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, कवर्ड बाय बैंक्स और गवर्नमेंट गारंटीज, एंड अनसिक्योर्ड. मतलब कि ये मेजर जो क्लासिफिकेशन इस तरह से किया जाएगा, और दूसरा क्लासिफिकेशन इस तरह से होगा. जो भी लोन होगी वो बिल परचेस्ड वगैरह डिस्काउंटेड हो सकता है, या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकती है, या टर्म लोन्स हो सकती है, और उसमें भी सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स होंगे, कवर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटीज होंगे, और या फिर अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, राइट. ये ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन है एडवांसेस का, प्रायोरिटी एंड नॉन प्रायोरिटी सेक्टर जो है, राइट. सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, स्टैंडर्ड्स, एनपीए, ये हम इन डिटेल आगे समझने वाले हैं. और जो तीसरा क्लासिफिकेशन जो होता है एडवांसेस इन इंडिया, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक्स और अदर्स को. और एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक्स, ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड. सिंडिकेटेड लोन्स. सिंडिकेटेड लोन्स मतलब मोर देन 1 बैंक एक साथ मिलकर किसी को लोन देते हैं, तो वो सिंडिकेटेड लोन्स कहा जाता है, और जनरली वो आउटसाइड इंडिया के लिए है. बाकी कंसोर्टियम वर्ड भी यूज होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंड अदर्स, राइट. ये क्लासिफिकेशन ठीक है, आप इतना याद नहीं रखेंगे तो चलेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस सेक्टर वाइज. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं. प्राइमरी सेक्टर्स, प्रायोरिटी सेक्टर्स जो होते हैं, वहाँ पर वो जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर डेवलपमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए वहाँ पर लोन देना, उनका टारगेट कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करना, सिक्योरिटी में कुछ बेनिफिट देना, वो सारी चीज़ें हो सकती है. आरबीआई इश्यूज कॉमन गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो. दिस गाइडलाइंस कवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस, रिसिप्ट सैंक्शन, रिजेक्शन, डिसबर्समेंट रजिस्टर, issue of loan application acknowledgement. RBI also targets to banks for lending to priority sector. Example of priority sectors are agriculture, MSME, education, housing, etc. फिर सिक्योरिटी वाइज है, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड. मोस्ट ऑफ द लोन्स है वो सिक्योर्ड लोन रहती है. Banks ask security as a security or collateral while lending to assure that borrower will return the money to bank in prescribed time, else the banks have legal authority to sell the collateral to recover its money. बैंक को सिक्योरिटी दी जाती है, उसी के सामने वो लोन देते हैं. सिक्योरिटी वो मेन जिसके सामने लोन लिया गया है, जिस पर्पस के लिए लिया है, वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है. उसके अलावा कोलेटरल सिक्योरिटीज भी हो सकती है. अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करता है जो बोरोवर है तो वो जो बैंक के पास राइट रहता है कि वो उनको सेल करके अपने मनी रिकवर कर सके. नेचर ऑफ सिक्योरिटी, प्राइमरी एंड कोलेटरल. प्राइमरी सिक्योरिटी refers to the security offered by the borrower for bank finance
or the one against which credit has been extended by the bank. This security is the principal security for an advance. Primary security, main security जिसके सामने लोन है वो दिया गया है. Collateral security is an additional security. Primary security के अलावा जो है वो collateral सहायक जो support करती है. Security can be in any form, that is tangible or intangible asset, movable or immovable asset. Examples of most common types of securities accepted by the banks are following: personal security of guarantor, goods, stock, debtors, trade receivables, current assets हो सकते हैं, gold ornaments and bullion, immovable property, plantations for agricultural advances, third party guarantees, bankers general lien, life insurance policies, stock exchange securities and other instruments. सिंपल, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये फिर से पढ़ने की, याद रखने की जरूरत नहीं है. मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किस तरह से क्रिएट किया जा सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द आइटम कंसर्न, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी मे टेक द फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, सेट ऑफ और लियन एज फॉलो. यहाँ पर जो कुछ टाइप्स दिए उस तरीके से वो सिक्योरिटी है उसके ऊपर चार्ज वगैरह क्रिएट किया जा सकता है. Mortgage are of several kinds, but the most important are the registered mortgage and equitable mortgage. दो टाइप का mortgage यहाँ पर दिए हैं. Registered mortgage can be affected by a registered instrument called the mortgage deed signed by the mortgager. It registers the property to the mortgagee as security. Mortgage deed बनाया जाता है, रजिस्टर करवाया जाता है कि जो बोरोवर है वो उनकी जो कोई भी प्रॉपर्टी है वो लेंडर है उनके नाम करती है, मतलब उनको एज अ सिक्योरिटी दिया जाता है, उसके लिए डीड बनाया जाता है, वो रजिस्टर्ड होता है. इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑन द अदर हैंड इज अफेक्टेड बाय मेयर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल विथ इंटेंट टू क्रिएट सिक्योरिटी देयरऑफ. इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उनके जो टाइटल डीड्स है वो जो भी लेंडर है उनको दिए जाते हैं ताकि जो बोरोवर है वो सेल ना कर पाए. ये इक्विटेबल मॉर्टगेज है, मान लिया जाएगा कि इस वजह से सेल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया जाता है. रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है उसमें स्पेसिफिकली एक डीड बनाया जाता है, एक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, राइट, जिसमें बोरोवर है वो अपनी जो भी प्रॉपर्टी रखते हैं एज अ सिक्योरिटी रख रहे हैं लेंडर के पास. इक्विटेबल मॉर्टगेज है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के जिसके बिना उस प्रॉपर्टी का सेल नहीं किया जा सकता, वो जो टाइटल डीड्स वगैरह रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स है वो लेंडर को ट्रांसफर कर देते हैं, वो उनको दे देते हैं ताकि वो सेल ना कर पाए, एज अ सिक्योरिटी वो रख पाए. देन तो ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज हो सकता है. प्लेज, अ प्लेज thus involves bailment or delivery of goods by the borrower to the lending bank with the intention of creating a charge thereon as a security for the advance. प्लेज में क्या होता है कि जो बोरोवर है वो लेंडर को अपने जो भी प्रॉपर्टी है वो उनको उनकी पोजीशन दे देते हैं. ओनरशिप है वो बोरोवर की रहेगी बट उनकी पोजीशन है वो लेंडर के पास रहेगी ताकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो लेंडर है वो उनके लिए स्टेप्स ले सकते हैं, राइट. The legal ownership of goods remains with the pledger while the lending bank gets certain defined interest in the goods. The pledge of goods constitute a specific or a fixed charge. तो उनको जो भी गुड्स दिए हैं उनको जो भी प्रॉपर्टी दी है उनका उनके पास चार्ज रहेगा, राइट. हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन जनरली करंट एसेट्स के ऊपर होता है. हाइपोथिकेशन में पोजीशन और ओनरशिप दोनों ही बोरोवर के पास ही रहते हैं. वो लेंडर के बिहाफ पर एज एजेंट काम करता है कि वो करंट एसेट्स में से रियलाइज करते हैं अमाउंट और वो फिर उनको उसके बेसिस पर बैंक को टाइमली रीपेमेंट करते रहेंगे उनके जो इंस्टॉलमेंट्स है, राइट. स्टॉक्स वगैरह है या फिर डेटर्स है तो उनके ऊपर जनरली हाइपोथिकेशन है वो क्रिएट किया जा सकता है. Hypothecation is the creation of an equitable charge, that is a charge created not by an express enactment but by equity and reason, which is created in favor of the lending bank by execution of hypothecation agreement in respect of the movable securities belonging to the borrower. बोरोवर की जो मूवेबल सिक्योरिटीज है उनके ऊपर ये हाइपोथिकेशन है वो क्रिएट किया जा सकता है. इसमें पोजीशन और ओनरशिप दोनों ही बोरोवर है उनकी ही रहेगी बट यहाँ पर ऐसा इक्विटी एज एजेंट टाइप वो वर्क करेंगे. Neither ownership nor possession is transferred to the bank. However, the borrower holds the physical possession of the goods as an agent or a trustee of the bank. क्योंकि अगर स्टॉक्स वगैरह है उसके ऊपर हाइपोथिकेशन चार्ज करेंगे और अगर वो बैंक सारा स्टॉक ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो क्या सेल क्या करेंगे, राइट. इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो बोरोवर है उनके पास पोजीशन एज वेल एज ओनरशिप रहेंगे
बट वो एज एजेंट या ट्रस्टी काम करेगा, उसको वो प्रॉपरली सेल करेगा और उसमें से जो रियलाइजेशन होगा तो वो मनी मिलेंगे तो वो ऑब्वियसली बैंक को पे करते ही रहेंगे, राइट। तो ये साइकिल चलती रहेगी। डेटर्स है तो डेटर्स के ऊपर भी ऐसा ही होगा कि उसके ऊपर भी कोई हाइपोथिकेशन वगैरह है तो उनके जो रियलाइजेशन होगा अमाउंट का, उसी में से वो रिपेमेंट जो जिस तरह से करना है वो बैंक को करते रहेंगे, राइट। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 5 में हमने एक डिस्क्लोजर समझा था, जो शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर नेसेसरी है कि अगर करंट एसेट्स के सामने बोरोविंग लिया हुआ है और उसमें जो बैंक को क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करने होते हैं तो वो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं, अगर नहीं होते हैं तो उनकी डिटेल्स देनी है। प्लस चैप्टर 8 में जो कारो 2020 है, बट वो हमने चैप्टर 5 के साथ समझा था, तो उसमें कारो 2020 की क्लोज 2 है, उसकी सब क्लोज बी है, उसमें भी था कि अगर एंटिटी ने कोई भी वर्किंग कैपिटल लोन लिया है अगेंस्ट करंट असेट्स, वो मोर देन 5 करोड़ उनकी सैंक्शन लिमिट है तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग आएगा। और अगर उसके लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट्स रिटर्न्स वगैरह बैंक को सबमिट किए हैं तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं, अगर नहीं होते तो उसमें रिपोर्ट किया जाएगा। तो वहाँ पर जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वो करंट एसेट्स के लिए दिए जाते हैं कि वो क्वार्टर में कितनी वो पोजीशन है करंट एसेट्स की, स्टॉक, डेटर्स वगैरह। वो जो पोजीशन क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट किए जाते हैं बैंक को, उसी के बेसिस पर बैंक है वो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते हैं कि ये जो भी करंट एसेट्स के सामने लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, वो कितना ड्रॉइंग कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं। और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है जो हम आगे ड्रॉइंग पावर के साथ समझने वाले हैं। तो वो जो करंट एसेट्स है उसके ऊपर हाइपोथिकेशन क्रिएट हुआ होता है और इसीलिए ना ही पोजीशन ना ही ओनरशिप है वो लेंडर को पास ऑन की जाती है, बट वो जो बोरोवर है उनके पास से ऐसे स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं एवरी क्वार्टर, एटलीस्ट एवरी क्वार्टर। वो मंथली रिक्वायरमेंट होती है बट एटलीस्ट वो क्वार्टरली तो लेना ही चाहिए। बैंक उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं और उसके हिसाब से वो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से जो बोरोवर है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो हाइपोथिकेशन के केस में आएगी, राइट। वो हमें नीचे पॉइंट ये दिया हुआ है। The borrower periodically submits statements regarding quantity and value of hypothecated assets, stocks, debtors, etc. to the lending banker on the basis of which the drawing power of the borrower is fixed. समझ में आ रहा है अभी? वो जो स्टेटमेंट्स थे वो हाइपोथिकेशन के लिए, हाइपोथिकेशन जो था वो असेट्स के लिए था और उसके बेसिस पर ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट होता है। उस पर्पस के लिए ये सबमिट करते थे जो भी क्लाइंट, हम तब क्या था कि वो जो क्लाइंट थे, जो बोरोवर थे, उनका हम ऑडिट करते थे, इसीलिए वो बराबर है या नहीं वो हम स्टेटमेंट फॉर डिस्क्लोजर्स वगैरह देखते थे। अब हम यहाँ पर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि बैंक को वो क्यों सबमिट किया जाता है, ताकि वो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट कर पाए। तो सारी चीजें कनेक्ट करते रहिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन डिटेल वो भी ड्रॉइंग पावर जब हम यहाँ पर समझने वाला है तब वो ज्यादा क्लैरिटी आपको देगा। असाइनमेंट Assignment represents a transfer of an existing or a future debt, right, or property belong to person in favor of another person। मतलब असाइन किया जाएगा, जो प्रॉपर्टी के ऊपर के राइट्स है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। Only actionable claims, that is claim to any debt other than a debt secured by a mortgage of immovable property or by hypothecation or pledge of movable property such as books, debts and life insurance policies are accepted as by banks as a security by way of assignment। वो जो भी अमाउंट है वो बोरोवर को मिलने वाली थी वो असाइन किया जाएगा कि वो लेंडर को मिलेगा, मतलब कि बैंक को मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम है या फिर कोई ऐसा बुक डेट्स है, डेटर्स है, तो उसमें असाइनमेंट किया जा सकता है। एन असाइनमेंट गिव्स द असाइनी एब्सोल्यूट राइट्स ओवर द मनी और डेट्स असाइन्ड टू हिम। उसके ऊपर वो जो भी डेट्स, मनीज जो भी उनको असाइन किए गए हैं उसके ऊपर उनके पास राइट रहता है लेंडर को, जो जिसको ये असाइन किया गया है उनको। सेट ऑफ, अगर कोई भी बोरोवर है उनका एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है और एक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो उनको सेट ऑफ किया जा सकता है। सेट ऑफ इज अ स्टैट्यूटरी राइट ऑफ अ क्रेडिटर टू एडजस्ट होल्ली और पार्टली द डेबिट बैलेंस इन द डेटर्स डेटर्स अकाउंट अगेंस्ट एनी क्रेडिट बैलेंस लाइंग इन अनदर अकाउंट ऑफ द डेटर। डेबिट बैलेंस मतलब कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीवेबल होगा, क्रेडिट बैलेंस मतलब कि पेएबल होगा, राइट। तो डेबिट बैलेंस मतलब कि जो लोन दिया है वो बैंक की बुक्स में वो डेबिट एज असेट दिखाया जाएगा। क्रेडिट मतलब कि वो जो बोरोवर है उन्होंने कोई डिपॉजिट वगैरह होगा, राइट, कोई ऐसे अकाउंट में डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगी उनके, राइट, वो बैंक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी है। तो वो जो डेबिट बैलेंस है उनके सामने ये क्रेडिट बैलेंस सेट ऑफ कर सकते हैं। The right of set off enables a bank to combine two accounts, a deposit account and a loan account of the same person, provided both the accounts are in the same name and
सेम राइट, दोनों में ही सेम नाम और सेम राइट होना चाहिए, तभी वो सेट ऑफ हो सकता है। दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर इन बोथ द अकाउंट शुड बी द सेम। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू वगैरह भी पूछ सकते हैं। For the purpose of set off, all the branches of a bank are treated as a single entity. The right of set off can be exercised in respect of time barred debts also. सेट ऑफ के लिए सारी ही बैंक की जो भी ब्रांचेस है वो एक यूनिट ही कंसिडर किया जाएगा। एक ब्रांच में डिपॉजिट अकाउंट है, दूसरे ब्रांच में लोन अकाउंट है, तो उसके सामने सेट ऑफ पॉसिबल है, राइट। और टाइम बार्ड डेट है, मतलब कि 3 इयर्स से ज्यादा टाइम हो चुका है कि जो रिसीवेबल नहीं हो सकता है, माना जाता है, तो उसके ऊपर भी ये सेट ऑफ है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। Lien is a creation of a legal charge with consent of the owner, which gives lender a legal right to seize and dispose or liquidate the assets under lien. Lien में कोई भी जो असेट है उसको सेल करने का राइट मिलता है, राइट। तो ये 6 तरीके से सिक्योरिटी है वो क्रिएट, सिक्योरिटी को ऊपर चार्ज वगैरह क्रिएट किया जा सकता है। मोर्टगेज, जिसमें रजिस्टर्ड मोर्टगेज और इक्विटेबल मोर्टगेज है। प्लेज, जिसमें पोजीशन है वो ट्रांसफर किया जाता है लेंडर को। हाइपोथिकेशन, निदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज ट्रांसफर टू लेंडर, बट वो लेंडर के बिहाफ पर एज एजेंट या ट्रस्टी उनके ऊपर काम करते हैं। और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स उनको सबमिट किया जाता है रिगार्डिंग डेटर्स है, स्टॉक्स है, उनके ऊपर। असाइनमेंट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या बुक डेट है वो असाइन किया जा सकता है लेंडर को। सेट ऑफ, अगर सेम पर्सन के अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी, एक अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, एक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, तो उसे सेट ऑफ किया जा सकता है। उसके लिए सेम नेम एंड सेम राइट होना चाहिए और सारी ब्रांचेस ऑफ द बैंक एक यूनिट कंसिडर किया जाएगा। एंड लियन, लेंडर है, उनके पास राइट रहेगा टू सेल द असेट। सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकते हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, तो ये अच्छे से करके जाइएगा। फिर है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। जो भी एडवांसेस है, जो भी लोन दिए हुए हैं, उनको किस तरह से, उनका असेट क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उसमें से जो इनकम है वो कब रिकॉग्नाइज की जाएगी और उसके सामने कितना प्रोविजन करना है, वो हमें यहाँ पर समझाया हुआ है। ये जो चार्ट है वो बाद में हम समझते हैं, पहले नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये अब जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी लोन के सामने रिकवरी जो है वो ओवर ड्यू होती है मोर देन 90 डेज, तब वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। मतलब कि उसमें उसके सामने अब रिकवरी होने के थोड़े से चांसेस डाउटफुल लग रहे, वो रिस्क एरिया है वो बढ़ रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड एसेट्स बिकम एनपीए व्हेन इट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। जब बैंक के लिए इनकम जनरेट होना बंद हो जाए तब वो असेट्स कैसी हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, ऐसा माना जाएगा। जब 90 डेज से कोई रिकवरी नहीं मिली है, मतलब कि 90 डेज से कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है, तो बैंक की कोई इनकम नहीं हुई है, तो उसे एनपीए माना जाएगा। अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज अ लोन और एन एडवांस वेयर interest and or installment of a principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan। टर्म लोन के केस में इंस्टॉलमेंट है, राइट, इंटरेस्ट अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर दोनों ही है, अगर वो 90 डेज से ज्यादा के लिए ओवरड्यू होती है तो उसे एनपीए माना जाएगा। ओवरड्यू क्या है वो पहले एक बार समझ लेते हैं, जो आपको दिया है पेज नंबर 10.28 पर। ओवरड्यू, एनी अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट पर अगर पे नहीं किया गया है बैंक को तो उसे ओवरड्यू माना जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर ड्यू डेट है वो 30 जून है, तो 30 जून के बाद अगर पे नहीं किया है, मतलब कि 1 जुलाई से वो क्या होगा, ओवरड्यू माना जाएगा। और अगर कोई भी टर्म लोन है वो 90 डेज के लिए ओवरड्यू रहती है, इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा दिनों तक वो अगर ओवरड्यू रहती है तो उसे क्या माना जाएगा, एनपीए माना जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल 30 जून को अगर ड्यू डेट थी, पेमेंट करने की जरूरत थी, इंस्टॉलमेंट पे करने की ड्यू डेट 30 जून थी, तो एनपीए कब माना जाएगा, जब 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए, 62 डेज हो गए। 62 डेज में 28 डेज, मतलब कि 28 सितंबर तक क्या होगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 29 सितंबर को क्या हो जाएगा, वो लोन होगी वो एनपीए। 29 सितंबर तक अगर पेमेंट नहीं मिला है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट। मोर देन 90 डेज के लिए अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसे क्या माना जाएगा, एनपीए माना जाएगा। सिंपल।
The account remains out of order in respect of overdraft or cash credit, OD और CC। ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के लिए अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर है तब उसे हम NPA मानेंगे। वो आउट ऑफ ऑर्डर क्या है वो नीचे समझाया है, वो हम समझेंगे। The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bill purchased and discounted। बिल डिस्काउंट परचेस करके डिस्काउंट कर दिया था और वो 90 डेज के लिए आउटस्टैंडिंग है, अभी तक वो ओवरड्यू है, राइट। जब जो भी जिन्होंने भी ये बिल जिसका भी नाम पर था उन्होंने पे नहीं किया है और वो ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो गया तब वो भी NPA माना जाएगा। सिंपल। टर्म लोन होगी तो उसके केस में ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ODCC वगैरह ऐसे कोई शॉर्ट टर्म लोन होगी तो वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा तब वो NPA कहा जाएगा। और अगर बिल परचेस्ड एंड डिस्काउंट है वो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज तो उसे NPA माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ऊपर आ जाइए, जो आपको चार्ट दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस एज पर प्रूडेंशियल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड लोन्स, NPA लोन्स। स्टैंडर्ड लोन्स में स्टैंडर्ड रेगुलर, SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्टैंडर्ड लोन्स क्या होगी कि जिसमें अभी तक ओवरड्यू है वो 90 डेज और लेसर है, मतलब वो टाइमली रिकवरी हो जाती है या फिर ओवरड्यू भी है अगर तो वो विद इन 90 डेज है तो उसे स्टैंडर्ड लोन्स माना जाएगा। उसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं मेन, स्टैंडर्ड रेगुलर और SMS स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्टैंडर्ड रेगुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब कुछ बराबर है। स्पेशल मेंशन अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अब डाउट लग रहा है कि शायद ये पे नहीं करेंगे, विद इन 90 डेज ही है, ओवरड्यू विद इन 90 डेज ही है, बट उसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं देंगे, इसीलिए स्पेसिफिकली डिस्क्लोजर दिया जाता है। तो SMA जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है उसमें 3 कैटेगरीज है, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। SMA 0 है अकाउंट्स शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स, स्ट्रेस सिग्नल्स की शायद ये पे नहीं करेंगे, कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा पता लग रहा है तो। SMA 1 ओवरड्यू बिटवीन 31 to 60 डेज, मतलब कि लेस देन 30 डेज तक होंगे ना जो भी ओवरड्यू, तो वो SMA 0 में या फिर स्टैंडर्ड रेगुलर में दिखाए जाएंगे। बट अगर वो 31 डेज से 60 डेज तक ओवरड्यू है तो SMA 1 में डिस्क्लोज किए जाएंगे। SMA 2 में आएंगे ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90 डेज। ओवरड्यू अगर 61 से 90 डेज तक है तो वो SMA 2 में दिखाया जाएंगे, और अगर 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो जाएंगे तो NPA लोन्स कंसिडर किए जाएंगे, राइट। विद इन 90 डेज है तो वो स्टैंडर्ड लोन्स, उसमें स्टैंडर्ड रेगुलर जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी स्पेशल मेंशन अकाउंट जिसमें डाउट हो रहा है तो वो SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट होंगे। उसमें SMA 0 जिसमें स्ट्रेस सिग्नल है, मतलब कि वो विद इन 30 डेज ही है ओवरड्यू बट उसमें स्ट्रेस सिग्नल है तो वो SMA 0 में डिस्क्लोज किए जाएंगे। SMA 1 के अंदर बिटवीन 31 to 60 डेज है तो वो SMA 1 में दिखाया जाएगा। SMA 2 बिटवीन 61 to 90 डेज होगा तो वो SMA 2 में दिखाया जाएगा। सिंपल। NPA लोन्स नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू है तो वो NPA लोन्स। उनके भी 3 क्लासिफिकेशन है, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, D1, D2, D3 एंड लॉस असेट्स। इसका क्या किस तरह से कैटेगराइजेशन है वो हम आगे दिया हुआ है, पेज नंबर 10.28 पर आ जाइए। हम जो अभी समझ रहे हैं वो असेट का क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं कि अगर विद इन 90 डेज है तो वो स्टैंडर्ड असेट्स है, ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है तो वो NP है, तो वो क्लासिफिकेशन हुआ। उसमें भी जो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है या फिर SMA 0, 1, 2, 3, 1, 2 है, राइट, वो सारा असेट का क्लासिफिकेशन हम समझ रहे हैं। हमने आगे समझा हुआ था इनकम रिकॉग्निशन, अगर कोई भी असेट है वो NPA हो जाती है तो उसके ऊपर जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, वो अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगी बट वो रिकवरी जब रियलाइज होगी तभी वो हमें रिकॉर्ड करना होगा, बैंक को रिकॉर्ड करना होगा। नॉर्मली जो इंटरेस्ट इनकम है वो जब भी ड्यू होती है, जब भी अक्रू होती है तब रिकॉर्ड किया जाता है, बट NPA के केस में वो जब एक्चुअल में रियलाइज होगी तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कंजर्वेटिज्म फॉलो करते हैं। NPA है मतलब कि 90 डेज से ज्यादा टाइम हो गया फिर भी अमाउंट वो लोग पे नहीं कर रहे तो शायद इंटरेस्ट इनकम भी ना हो तो वो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। इसलिए इनकम रिकॉग्निशन के हिसाब से NPA अगर हो जाती है कोई भी असेट तो उसके ऊपर इनकम अब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर हमें असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग भी समझाया हुआ है, प्रोविजनिंग की भी रिक्वायरमेंट है। कैटेगरीज ऑफ NPA, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको अच्छे से समझना है, याद रखना है। सबस्टैंडर्ड असेट्स वुड बी वन व्हिच हैज रिमेन्ड NPA फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। कोई भी जो असेट है वो NPA रहती है कितने टाइम तक, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, मतलब कि जब 90 डेज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज ओवरड्यू
फॉर मोर देन 90 डेज हो जाएंगे तो वो एनपीए कहलाया जाएगा। उसके बाद वो एक साल तक क्या होगा, सब स्टैंडर्ड एसेट में वो क्लासिफाई किया जाएगा। मतलब कि हमने जो ऊपर देखा था कि 29 सितंबर से कोई एसेट है, अगर वो एनपीए होती है तो वो एक साल तक, राइट, एक साल तक वो क्या होगी, सब स्टैंडर्ड एसेट होगी। सब स्टैंडर्ड एसेट कब तक, अगर फॉर एग्जांपल ये 29 सितंबर 2024 है तो 29 सितंबर मतलब कि 28 सितंबर 2025 तक वो क्या होगी, सब स्टैंडर्ड एसेट मानी जाएगी, राइट। would be one which has remained NPA for period less than or equal to 12 months। तो उसके सामने प्रोविजन करना होगा 15% कि शायद उसमें से अब रिकवरी नहीं हो पाएगी, हमें शायद लॉस हो सकता है, तो प्रोविजन किया जाएगा 15%। जो भी एडवांस की जो अमाउंट है उसके 15% है वो प्रोविजन क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि जो अब असेट्स थी वो अब लायबिलिटी बन जाएगी, या फिर असेट्स की इतनी अमाउंट है वो कम दिखानी होगी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपीस की लोन ली है तो 28 सितंबर 2025 तक अगर प्रोविजन करना है, ये जनरली प्रोविजन है वो ईयर एंड पर होता है, तो 31 मार्च 2025 की जो बैलेंस शीट बनेगी, राइट, तो उसमें कितना प्रोविजन किया जाएगा। अगर 1 लाख रुपीस की लोन है और ये लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए, इसीलिए सब स्टैंडर्ड एसेट्स है, तो कितना 15,000 रुपीज का प्रोविजन किया जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, फिर डाउटफुल एसेट्स वुड बी वन विच हैज रिमेन्ड इन द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जब एनपीए जो थी वो 90 डेज से ज्यादा होगी, राइट। एनपीए अब अगर 12 मंथ्स तक है एनपीए तो वो सबस्टैंडर्ड एसेट्स है। सबस्टैंडर्ड एसेट्स में 12 महीने रहने के बाद वो आ जाएगी डाउटफुल एसेट्स मानी जाएगी। डाउटफुल एसेट्स में 3 कैटेगरी है, सब कैटेगरी से डाउटफुल अप टू 1 ईयर, मतलब कि जो एनपीए बना उससे 12 महीने हो चुके, उसके बाद वो D1 में कैटेगराइज किया जाएगा, वहां पर 1 साल तक रहेगा, तब तक वो D1 कंसिडर किया जाएगा, राइट। उसमें यहां पर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो चुका है, D1 में जो रहेगा उसके ऊपर प्रोविजन किया जाएगा अगर वो सिक्योर्ड है, जितनी भी सिक्योरिटी रखी है, अगर सिक्योर्ड लोन है तो वो 25% उसके ऊपर प्रोविजन किया जाएगा, और जो अनसिक्योर्ड है उसमें तो 100% है वो प्रोविजन किया जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल तो अगर हम यहाँ पर सोचे तो 28 सितंबर 2025 तक वो सब स्टैंडर्ड एसेट्स मानी जाएगी। फिर D1 में कब जाएगी, 29 सितंबर 2025 से, 29 सितंबर 2025 से वो D1 में जाएगी। कब तक, 1 साल तक, मतलब कि 28 सितंबर 2026 तक वो D1 में कैटेगराइज किया जाएगा, राइट। 1 लाख रुपीस जो है लोन है अगर, तो उसके सामने अगर सिक्योर्ड है, पूरे के पूरे सिक्योर्ड है, तो 25,000 रुपीज का उसके ऊपर प्रोविजन किया जाएगा, और अगर वो अनसिक्योर्ड है तो 1 लाख रुपीस पूरे के पूरा प्रोविजन किया जाएगा। सिक्योर्ड है उसका पार्ट 25% और अनसिक्योर्ड है तो 100%। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपीज की टोटल लोन है, उसमें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल 60,000 रुपीज जो है वो सिक्योर्ड है, 40,000 रुपीज है वो अनसिक्योर्ड है, तो उसमें क्या होगा कि इसके ऊपर 25% प्रोविजन होगा और इसके ऊपर 100% प्रोविजन किया जाएगा। तो 60,000 का 25% अगर हम सोचे तो 15,000 यहाँ पर प्रोविजन किया जाएगा, और यहाँ पर 14,000 रुपीज का प्रोविजन किया जाएगा। तो ये 1 लाख रुपीज की लोन के सामने टोटल 65,000 का प्रोविजन किया जाएगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन आरटीपी या एमटीपी में एक बार दिया हुआ है, आरटीपी में 24 या एमटीपी में 24 में ऐसा कुछ क्वेश्चन है। 1 लाख रुपीस की लोन है, D1 डाउटफुल है, तो उसमें अगर सिक्योर्ड लोन होगी, मतलब कि वो जो एनपीए रही सब स्टैंडर्ड में 1 साल तक रही, उसके बाद वो D1 में ट्रांसफर किया जाता है। D1 में वो अप टू 1 ईयर अगर वो डाउटफुल है तो वो D1 में कैटेगराइज किया जाएगा। उसमें सिक्योर्ड लोन है तो 25% का प्रोविजन होगा, अनसिक्योर्ड है तो 100%। अगर एक ही लोन है उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी है, थोड़ा सा अनसिक्योर्ड है, मतलब कि 1 लाख रुपीस की लोन के सामने 60,000 की सिक्योरिटी है, 40,000 अनसिक्योर्ड है, तो जो सिक्योर्ड पार्ट है उसमें 25%। यहाँ के केस में 60,000 अगर सिक्योर्ड है तो 25%, दैट इज 15,000 का प्रोविजन किया जाएगा, और अगर 40,000 अनसिक्योर्ड है तो 100% उसके सामने प्रोविजन होगा, तो 40,000, तो टोटल प्रोविजन हो जाएगा 65,000। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको बना के पूछ सकता है, राइट। फिर डाउटफुल फॉर 1 to 3 ईयर्स, तो वो D2 में कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब कि सब स्टैंडर्ड में 1 साल रहने के बाद वो ट्रांसफर किया गया D1 में,
1 साल तक। उसके बाद 1 to 3 ईयर्स के लिए होगा तो वो D2 माना जाएगा, और उसमें जो प्रोविजनिंग होगा वो 40% और 100%। सिक्योर्ड के केस में 40%, अनसिक्योर्ड के केस में 100% किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम सोचे, अगर ये 28 सितंबर 2026 तक ये लोन है वो D1 में रहेगी, D2 में 29 सितंबर 2026 से लेकर 2 साल तक, 1 to 3 ईयर्स, मतलब कि 28 सितंबर 2028 तक वो D2 में रहेगी, राइट। और उस टाइम पर प्रोविजन कितना होगा, अगर सिक्योर्ड है तो 40%, अनसिक्योर्ड है तो 100%। अगर हम इस केस में देखें कि अगर 1 लाख रुपीज है, राइट, 1 लाख रुपीज में अगर 60% है वो 60,000 का सिक्योर्ड है, राइट, ये D2 के बारे में हम देख रहे हैं, और 40,000 अनसिक्योर्ड है, राइट, ये सिक्योर्ड ये अनसिक्योर्ड है। तो इसमें क्या होगा कि 60,000 के ऊपर कितना प्रोविजन होगा, 40%, दैट इज 24,000 रुपीज का यहाँ पर प्रोविजन किया जाएगा। और ये 40,000 जो है वो अनसिक्योर्ड है, तो यहाँ पर 100% प्रोविजन किया जाएगा, दैट इज 40,000। तो टोटल प्रोविजन जो होगा 64,000 होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर 65 लिया है, ये एक्चुअली में 55,000 होगा, सॉरी। 40,000 प्लस 15,000 55,000, और यहाँ पर ये होगा 64,000 का होगा। मेरे मैथ्स पर डाउट मत कीजिएगा, लेट इट इग्नोर। चलिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, अगर 3 ईयर्स से ज्यादा है तो वो D3 में कैटेगराइज किया जाएगा, और उसमें सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो 100% है वो प्रोविजन किया जाएगा। मतलब कि D3 में वो कब जाएगा, 29 सितंबर 2028 को, और उसके ऊपर तो 100% प्रोविजन करना है, 1 लाख रुपीज पूरे के पूरा का प्रोविजन किया जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा। डाउटफुल में कब जाएगा, जब वो सबस्टैंडर्ड 12 मंथ से ज्यादा हो जाएगा तब वो डाउटफुल में जाएगा। अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर होगा तो वो D1 में कैटेगराइज किया जाएगा, जिसमें सिक्योर्ड के केस में 25% प्रोविजन, अनसिक्योर्ड में 100%। 1 to 3 ईयर्स अगर वो डाउटफुल रहता है तो वो D2 में कैटेगराइज किया जाएगा, जिसमें प्रोविजन सिक्योर्ड के केस में 40%, अनसिक्योर्ड के केस में 100%। और अगर मोर देन 3 ईयर्स के लिए वो डाउटफुल रहता है तो वो D3 में कैटेगराइज किया जाएगा, जिसमें सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड 100% प्रोविजन किया जाएगा। एनपीए में सबसे पहले सब स्टैंडर्ड आता है, वो एनपीए बनने के 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड में कैटेगराइज होगा, जिसमें 15% का प्रोविजन किया जाएगा। सिंपल। Or loss assets would be one where loss has been identified by the bank or internal or external auditors or the RBI inspection, but the amount has not been written off wholly. लॉस असेट्स मतलब कि सभी को लग रहा है कि भैया पैसे नहीं मिलने वाला है, वो आरबीआई ने सोचा, बैंक ने सोचा, या एक्सटर्नल या इंटरनल ऑडिटर किसी ने भी बताया, राइट, बट अभी तक फुल्ली वो राइट ऑफ नहीं किया है, तो वो लॉस असेट्स में दिखाया जाएगा और 100% प्रोविजन उसके सामने किया जाएगा, राइट। तो ये एनपीए का इस तरह से असेट क्लासिफिकेशन होगा और प्रोविजनिंग किया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, तो अच्छे से करके जाइएगा। चलिए अब आ जाइए आगे के पेज पर 10.27 पर। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर ओडीसीसी के केस में होगा, और अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो एनपीए माना जाएगा। एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ the outstanding balance remains continuously in excess of sanction limit or drawing power। जो भी ओडी या सीसी है उसमें क्या होता है कि जो आपको वो ज्यादा विड्रोवल के लिए पावर देते हैं, राइट। आपकी क्रेडिट बैलेंस है बैंक के अकाउंट में, उनसे ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सीसी या ऑडिट, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट में कंसिडर किया जा सकता है। तो उसमें अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूसली ज्यादा है, किस सैंक्शन लिमिट, सैंक्शन लिमिट मेन लिमिट है कि वो जनरली वो ईयरली अपडेट किया जाता है कि पूरे साल में आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो वो सैंक्शन लिमिट होती है। ड्रॉइंग पावर है वो जो स्टेटमेंट्स वगैरह, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स आते हैं उसके बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है कि वो कितना विड्रॉ कर सकता है। जनरली वो सैंक्शन लिमिट के अंदर ही ड्रॉइंग, सैंक्शन लिमिट से ज्यादा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते, बट ड्रॉइंग पावर उनसे ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो असेट्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर ज्यादा असेट होगी उसमें कुछ मार्जिन मनी लगाया जाएगा, क्योंकि सारी की सारी असेट्स के सामने विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असेट की वैल्यू डिटोरिएट हो सकती है। तो उसी को सिक्योर करने के लिए उसमें मार्जिन मनी रखा जाता है, और वो असेट में से वो मार्जिन मनी हटाने के बाद जो अमाउंट रहेगी वो जनरली ड्रॉइंग पावर होता है। तो वो ड्रॉइंग पावर है वो अगर असेट ज्यादा होगी तो वो सैंक्शन लिमिट से ज्यादा हो सकते हैं। पर
जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर से अगर ज्यादा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। सिंपल। In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit or drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, या फिर ऐसा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो विद इन दैट सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर है, बट उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है इन लास्ट 90 डेज ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग बैलेंस शीट डेट पर किया जाएगा। तो बैलेंस शीट के 90 डेज के अंदर कुछ भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मतलब कि कोई पैसे मिले नहीं है, उन्होंने विड्रॉ किए बट उसके सामने कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा, शायद वो पैसे ना मिले, राइट। और क्रेडिट्स are there but not enough to cover the interest debited during the same period, this account should be treated as out of order। या फिर क्रेडिट भी हुआ है ड्यूरिंग दैट 90 डेज के पीरियड में कुछ क्रेडिट भी हुआ है, बट वो क्रेडिट इनफ नहीं है कि इंटरेस्ट अमाउंट जो भी चार्ज की गई है वो पूरे का पूरा रिकवर हो सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट है और अगर सामने क्रेडिट हुआ है वो 3 लाख रुपीज है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। तो ये 3 क्राइटेरियाज है। अगर इससे जो सीसीओडी के केसेस है उसमें आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो कंटिन्यूअसली सैंक्शन लिमिट या फिर ड्राइंग पावर से ज्यादा है, अगर ऐसा नहीं है सेकंड पॉइंट तो आएगा, अगर आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो विद इन अ सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर है बट इन लास्ट 90 डेज फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, राइट, कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हुआ है बट वो जो भी इंटरेस्ट डेबिट किया है उस अमाउंट से कम है, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। नीचे एग्जांपल दिया है, पूरा ही क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। A Limited has been sanctioned a cash credit facility by ADB Bank Limited for ₹50 lakhs, but as per the stock statements furnished for the last quarter, the bank has calculated the drawing power to be ₹42 lakhs। 50 lakhs रुपीज सैंक्शन लिमिट है, 42 lakhs रुपीज उनकी ड्रॉइंग पावर है, तो वो 42 lakhs रुपीज से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। In this case, the account would be termed as out of order if, अब उस केस में आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा, जो हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट्स है उसी 3 पॉइंट्स को यहाँ पर कंसिडर किया है। व्हेन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ ₹50 lakhs और 42 lakhs, वट एवर द केस में बी, 50 lakhs या 42 lakhs से ज्यादा होगी तब वो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। और द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द अकाउंट इज लेस देन ₹42 lakhs, बट देयर आर नो क्रेडिट्स फॉर एनी पेमेंट्स डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट्स कंटिन्यूअसली फॉर 90 days एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। वो जो अमाउंट है विड्रॉवल है वो विद इन 42 lakhs है, बट उसमें 90 डेज में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या फिर क्रेडिट्स आर देयर अप टू से ₹2 lakhs बट आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड विच इज अराउंड ₹5 lakhs, बट इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है 5 lakhs, बट सामने क्रेडिट कितनी मिली है 2 lakhs, तो भी वो आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, फिर यहां पर कुछ नोट्स दे रखी है। क्लासिफिकेशन एज एनपीए शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी और नेटवर्थ ऑफ बोरोवर और गारंटर इज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ ट्रीटिंग एन एडवांस एज एनपीए और अदरवाइज। एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि उसके सामने रिकवरी होती है या नहीं, उनकी नेटवर्थ है या नहीं, उनके पास उन्होंने सिक्योरिटी दी हुई है या नहीं, वो कंसीडर किया नहीं जाएगा। सिक्योरिटी है या नेटवर्थ है बोरोवर के पास, फिर भी वो मतलब नहीं है। अगर वो हमें पैसे नहीं दे रहे, बैंक को पैसे नहीं दे रहे, तो वो एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट, इसमें से एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है, राइट। आपको क्या देखना है एनपीए क्लासिफिकेशन के लिए कि उनके पास से रिकवरी होती है या नहीं। टर्म लोन के केस में अगर वो ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है तो वो एनपीए हो जाएगा, सेम इन द केस ऑफ बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंट। और अगर वो सीसीओडी है तो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, तो वो एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। उसके सामने सिक्योरिटी है या नहीं है, या फिर बोरोवर की नेटवर्क है या नहीं है, गारंटी है या नहीं है, डजंट मैटर। एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। जो भी एसेट का क्लासिफिकेशन होगा वो बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। मतलब एक ही बोरोवर की अगर मोर देन 1 फैसिलिटीज, उनको मोर देन 1 लोन दी गई है, और अगर वो एक लोन में भी वो रीपेमेंट में गड़बड़ करता है, आउट ऑफ ऑर्डर, या फिर अगर कह सकते हैं कि वो टर्म लोन है तो उसमें 90 डेज से ज्यादा टाइम तक वो ओवरड्यू है, तो वो बोरोवर की जितनी भी फैसिलिटीज है वो सारी की सारी एनपीए क्लासिफाई की जाएगी।
एक फैसिलिटी में वो भले ही रेगुलर पेमेंट कर रहा है बट दूसरी फैसिलिटी में वो टाइमली पे नहीं कर रहा है, तो वो पूरा ही बोरोवर है, वो एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा, उनकी सारी की सारी लोन है वो एनपीए क्लासिफाई की जाएगी। All facilities including investments in securities would be termed as NPA. For example, Mr. Raman has availed two loans facilities, a car loan as well as housing loan from XYZ Bank Limited. He is regular in depositing the housing loan EMI but has not deposited the last 4 EMIs of the car loan due to paucity of funds. हाउसिंग लोन है वो टाइमली पे कर रहे हैं बट वो कार लोन के 4 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पे नहीं किए हैं। Hence, in this case, not only the car loan but housing loan would also be treated as NPA, although it is going good and there are no irregularities because the NPA classification is borrower-wise, that is Mr. Raman, and not facility-wise, that is car and housing loan individually. वो मिस्टर रमन है वो एनपीए है तो उनके सारी के सारी फैसिलिटीज है वो एनपीए कंसिडर की जाएगी। वो भले ही हाउसिंग लोन टाइमली पे कर रहे, इरेगुलरिटीज नहीं है, फिर भी वो एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट में से तो करेक्ट इनकरेक्ट ओल्ड कोर्स में पूछा भी हुआ है। चलिए फिर अकाउंट्स रेगुलराइज्ड नियर द बैलेंस शीट डेट। कई बार ऐसा होता है कि बैंक है वो उनके जो बोरोवर से उनको बता देती है कि भाई बैलेंस शीट की डेट आ रही है 31 मार्च आ रहा है, तब थोड़ी सी अमाउंट है वो क्रेडिट कर दीजिए ताकि आपका जो असेट का क्लासिफिकेशन है वो एनपीए कंसिडर ना किया जाए, क्योंकि उनसे क्या होगा कि बैंक ब्रांच की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम वो भी एफिशिएंट नहीं है ऐसा माना जा सकता है। तो ऐसा करने के लिए वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो बैलेंस शीट डेट के आसपास कुछ क्रेडिट ट्रांजेक्शन करवा दे। बट आपको क्या होगा कि आपको वो ध्यान रखना है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करनी है, विजिलेंस रखनी है कि अगर कुछ भी बैलेंस शीट डेट के आसपास कोई भी अकाउंट है वो रेगुलराइज किया गया है तो वो ध्यान से देखे, पूरे ही ट्रांजैक्शन को देखे और फिर डिसाइड करे कि इसको एनपीए क्लासिफाई होना चाहिए या नहीं। The asset classification of borrower accounts where solitary or a few credits are recorded before the balance sheet date should be handled with care and without scope of subjectivity. यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है, केयरफुली करना है और सब्जेक्टिविटी नहीं रखनी है कि कोई देखे कोई ना देखे। Where the account indicates inherent weakness on the basis of the data available, the account should be deemed as NPA. Inherent weakness मतलब कि काफी टाइम से उनमें कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, डाउटफुल ही लग रहा है, फिर भी क्या हुआ कि लास्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन कर दिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर दिए है, तो वो एनपीए ही क्लासिफाई होने चाहिए। The auditor should check for sample transactions immediately before the closing of the financial year and immediately after the closing of the financial year to get a knowledge of the objective behind the transactions, if they have any relation to each other in the borrower accounts, or if any or some transactions are being reversed during the first few days after closing, which might show an arrangement to prevent the borrower accounts from slipping into the NPA category. हो सकता है कि वो ईयर एंड के आसपास क्या किया कि उनमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करवा दिए और जैसे ही ईयर एंड खत्म हुआ, मतलब कि न्यू ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर में वो ट्रांजैक्शंस को रिवर्स कर दिया। तो उसका पर्पस क्या था कि सिर्फ एनपीए ना हो, इसी पर्पस से किया है, क्योंकि हमारा पर्पस एनपीए क्लासिफिकेशन की टर्म्स या गाइडलाइंस क्या है कि अगर वो ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है तो वो एनपीए हो जाएगा, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो वो एनपीए नहीं स्टैंडर्ड एसेट माना जाएगा। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी चीज ना हो, इसीलिए हमें खास ध्यान से देखना है। इमीडिएटली जो नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर है उसमें भी देखना है कि कोई ट्रांजैक्शंस है वो रिवर्स नहीं किए है ना, राइट। इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दी है कोई एडवांसेस के सामने, तो वो एनपीए कभी भी वो हम क्लासिफाई नहीं किया करेंगे, बैंक है वो कभी भी क्लासिफाई नहीं करेंगे। बट हाँ, उसमें जो इनकम रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है वो एनपीए के हिसाब से होगा, मतलब कि इनकम एक्चुअल में जब रिसीव होगी तभी वो एज अ रिकॉर्ड की जाएगी, अक्रूवल बेसिस पर नहीं होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस है तो उसमें उसका क्लासिफिकेशन भी एनपीए हो जाएगा अगर वो ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज। Central government guaranteed advances where the guarantee is not invoked or repudiated would be classified as standard assets but regarded as NPA for income recognition purpose. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी गारंटी दी है तो उसमें एनपीए का क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड एसेट्स ही रहेगा, एनपीए कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट इनकम रिकॉग्निशन के लिए वो एनपीए कंसिडर किया जाएगा। The situation would be different if the advance is guaranteed by state government, where advance is to be considered NPA if it remains overdue for more than 90 days for both provisioning and income recognition purposes.
बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है तो उसमें एनपीए के जो नॉर्मल क्राइटेरियाज है वही एप्लीकेबल होंगे। ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज होगा तो वो क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग भी होगा और इनकम रिकॉग्निशन भी जब एक्चुअल में रिसीव होगा तभी किया जाएगा। इसमें से भी एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम मतलब कि मोर देन वन बैंक है वो एक साथ मिलकर किसी बोरोवर को लोन दे। कंसोर्टियम एडवांसेस मींस advancing loans to a borrower by two or more banks jointly by forming a consortium. Joint appraisal, control and monitoring will facilitate for exchange of valuable information among the banks. Usually a bank with a higher share will lead the consortium. जो सबसे ज्यादा लोन दे रहे हैं वो लीड करेंगे ये consortium को। Consortium advances should be based on the record of recovery of the respective individual member banks and other aspects having a bearing on the recoverability of the advances. कंसोर्टियम में जब लोन दी है तो उसमें जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है उनको खुद देखना होगा कि उनको कितना रिकवरी हो रहा है। उनको अगर पैसा मिलेगा तभी वो एनपीए क्लासिफिकेशन नहीं होगा, स्टैंडर्ड एसेट कंसीडर किया जाएगा। अगर उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा है तो वो एनपीए क्लासिफाई करना होगा। कोई एक बैंक को मिल रहा है या फिर लीड बैंक को मिल रहा है सिर्फ पैसे और उस बैंक के पास से भी जो भी रिस्पेक्टिव बैंक है इंडिविजुअल बैंक है उनको नहीं मिल रहा है तो भी वो एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा। Where the remittances by the borrower under consortium lending arrangements are pooled with one bank and or where the bank receiving remittances is not parting with the share of other member banks, the account should be treated as not serviced in the books of the other member banks and therefore an NPA. एक जो भी बैंक है जिनको अगर पूरा लोन का रिकवरी मिल रहा है और वो उन्होंने दूसरे मेंबर बैंक को नहीं दिया है तो भी वो एनपीए कंसिडर किया जाएगा दूसरे जो भी मेंबर्स है उनके बुक्स में। The bank participating in the consortium therefore need to arrange to get their share of recovery transferred from the lead bank or to get an express consent from the lead bank for the transfer of their share of recovery to ensure proper asset classification in their respective books. इसीलिए जो भी मेंबर बैंक्स है उनको जो लीड बैंक है या फिर जिनको भी रेमिटेंस मिल रहा है उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि टाइमली वो उनको पैसे दे दे, राइट, ताकि वो प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो पाए या फिर ऐसा कोई रिकवरी के लिए कोई डिक्लेरेशन वगैरह कुछ दे दे, उनकी कंसेंट वगैरह दे दे एक्सप्रेसली रिटर्न फॉर्मेट में ताकि वो प्रॉब्लम ना हो, क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली हो पाए। ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कंसोर्टियम कैश क्रेडिट अकाउंट, द लीड बैंक वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग ड्रॉइंग पावर ऑफ द बोरोवर एंड अलोकेट द सेम टू मेंबर बैंक्स। जो लीड बैंक है वो ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करेंगी अगर कैश क्रेडिट अगर एक साथ कंसोर्टियम में दे रहे हैं तो, और सभी का शेयर है वो डिसाइड करेगी जितनी भी मेंबर बैंक्स है उनका। इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द बोरोवर द लीड बैंक में अलॉट अ हायर और लोअर शेयर ऑफ ड्रॉइंग पावर टू द मेंबर बैंक एज अगेंस्ट देयर शेयर ऑफ एडवांसेस। बोरोवर है वो स्पेशल केसेस में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कौन सी बैंक के पास से कितना शेयर उनको चाहिए, हायर या लोअर, तो वो मान सकते हैं। तो प्रोफॉर्मा डीपी एलोकेशन लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, कैलकुलेशन दिया हुआ है कि ये सारी असेट्स है, इसके हिसाब से मार्केट वैल्यू इतनी है और उसमें ये मार्जिन मनी डिडक्ट करने के बाद इतना एडवांसेस देना बनता है। ड्रॉइंग पावर है वो 25680 करोड़ का बनता है और उसमें से एक्चुअल लोन इतनी दे रखी है, राइट, 11550, और ये उनका परसेंटेज या फिर ड्रॉइंग पावर सारी बैंक्स का भी दिया हुआ है, जैसे कि एसबीआई का 32.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा है 2.58%, तो वो सभी शेयर करेंगे, राइट, इस तरह से हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल। चलिए, अकाउंट्स वेयर देयर इज इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड्स कमिटेड बाय बोरोवर्स, जहां पर सिक्योरिटी की वैल्यू कम हो जाती है या फिर बोरोवर ने कुछ फ्रॉड किया है तो उसको अलग तरीके से असेट क्लासिफिकेशन किया जाएगा, डाउटफुल या फिर लॉस असेट्स में कंसिडर किया जाएगा, राइट। इरोजन मीन्स द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिन्यूशन ऑफ समथिंग नॉट प्रूडेंट टू फॉलो स्टेजेस ऑफ असेट क्लासिफिकेशन। इरोजन मतलब कि वैल्यू में धीरे धीरे या फिर काफी कम हो चुकी है अमाउंट है वो, तो उसको नॉर्मल जो असेट क्लासिफिकेशन के जो स्टेप्स है, स्टेजेस है, वो फॉलो नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड एज डाउटफुल और लॉस असेट्स एज अप्रोप्रिएट एज फॉलोज, तो वो सीधा ही लॉस असेट्स या डाउटफुल असेट्स में क्लासिफाई किया जाएगा। यहाँ पर 2 स्टेप्स है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे कंसिडर करना होगा। Erosion in the value of security can be reckoned as significant when the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be.
जब भी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो जो प्रीवियस असेसमेंट था बैंक का या फिर आरबीआई ने जो एक्सेप्ट किया था उनसे जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो लेस देन 50% हो गई है, राइट, तो वो इरोजन ऑफ द वैल्यू माना जाएगा। और उसमें किस तरह से कैटेगराइज होगा वो देखते हैं। सच एनपीएस मे बी स्ट्रेट अवे classified under doubtful category and provisioning should be made as applicable to doubtful assets। और वो सीधा ही डाउटफुल कैटेगरी ऑफ असेट्स में डाला जाएगा और वो जो डाउटफुल असेट्स का जिस तरह से प्रोविजनिंग किया जाता है उस तरह से किया जाएगा। जब सिक्योरिटीज की वैल्यू है वो लेस देन 50% हो जाती है प्रीवियस असेसमेंट से, तब उसे डाउटफुल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। If the realizable value of the security as assessed by the bank or approved valuer or RBI is less than 10% of the outstanding in the borrower accounts, the existence of security should be ignored and the asset should be straight away classified as loss assets। जब भी रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, लेस देन 10%, और वो 10% किसका, ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोवल अकाउंट्स, मतलब कि जो लोन है उसका 10% से कम हो जाती है। सिक्योरिटी की वैल्यू है जो आउटस्टैंडिंग लोन है उसकी अमाउंट के 10% से कम हो जाती है तो उसे सीधा ही लॉस एसेट्स कंसिडर किया जाएगा। ऊपर के केस में सिक्योरिटी की वैल्यू जो थे, सिक्योरिटी इज लेस देन 50% था, यहाँ पर 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोवल अकाउंट है, मतलब कि सिक्योरिटी वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है लोन की उससे 10% से कम वैल्यू हो जाती है सिक्योरिटी की, तब वो लॉस एसेट्स माना जाएगा। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो लेस देन 50% हो जाती है तो डाउटफुल एसेट्स में कैटेगराइज किया जाएगा। और अगर सिक्योरिटी की वैल्यू है वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है लोन की अमाउंट उससे उसकी अमाउंट के 10% से कम हो जाती है तो वो लॉस एसेट्स में कंसिडर किया जाएगा। इट मे बी इधर रिटर्न ऑफ और फुल्ली प्रोवाइडेड बाय द बैंक, उसको पूरा ही राइट ऑफ किया जाएगा या फिर प्रोविजन पूरा 100% किया जाएगा, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव में आ सकते हैं। एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, एनएससीज, केवीपीज, आईवीपीज एटसेट्रा। कोई भी एडवांसेस है वो टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के सामने है। एनएससीज मतलब कि नेशनल स्टॉक सर्टिफिकेट्स, केवीपीज किसान विकास पत्र, आईवीपीज इंदिरा विकास पत्र, अगर उसके सामने कोई भी एडवांसेस है तो वो एनपीए कंसिडर नहीं करे जाते हैं। एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एनएससीज एलिजिबल फॉर सरेंडर, केवीपी और आईवीपी एंड लाइफ पॉलिसीज नीड नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन इज अवेलेबल इन द अकाउंट्स। अगर उसमें एडिक्वेट मार्जिन है तो वो कभी भी एनपीए क्लासिफाइड नहीं होंगे। एग्रीकल्चरल एडवांसेस अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी फर्क पड़ा है, उसको अफेक्ट हुआ है, तो उसमें कई बार रिन्यूअल ऑफ द लोन, एक्सटेंशन ऑफ द लोन, ऐसी सारी चीजें होती है, रीशेड्यूलमेंट ऑफ द लोन, तो वो सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद एनपीए में क्लासिफाई किया जाएगा। Master circular issued by the RBI deals elaborately with the classification and income recognition issues due to impairment caused by natural calamities. Banks may decide on their own relief measures with conversion of the short-term production loan into term loan or a reschedulement of the repayment period and the sanctioning of fresh short-term loan subject to the guidelines contained in the RBI's latest master circular on prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances। वो जो भी बैंक है वो अपने तरीके से कोई भी मेजर्स ले सकती है, शॉर्ट टर्म लोन ज्यादा देना, फ्रेश लोन इश्यू करना, रीशेड्यूलमेंट ऑफ द रीपेमेंट, राइट, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। वो आरबीआई के जो मास्टर सर्कुलर है उनको कंसिडर करके ये सारी चीज की जाएगी। इन सच केसेस द एनपीए क्लासिफिकेशन वुड बी गवर्न्ड बाय सच रीशेड्यूल्ड टर्म, और जो एनपीए क्लासिफिकेशन होगा वो रीशेड्यूल्ड टर्म्स के हिसाब से किया जाएगा। सिंपल। फिर है एडवांसेस टू स्टाफ, बैंक है वो स्टाफ को भी एडवांस लोन दे सकते हैं। इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ एडवांसेस एज अ बैंकर शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एडवांसेस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक। बैंक है वो अपने स्टाफ को इंटरेस्ट बेरिंग लोन दे सकते हैं, एडवांसेस दे सकते हैं, तो वो भी एडवांसेस के पोर्टफोलियो में दिखाया जाएगा। इन द केस ऑफ हाउसिंग लोन और सिमिलर एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टाफ मेंबर्स पर इंटरेस्ट इज पेएबल after recovery of principal, interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards। अगर स्टाफ को कोई भी हाउसिंग लोन या ऐसे कोई भी एडवांसेस अगर दे रखे हैं और उसमें ऐसा है कि प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर हो जाएगी, उसी के बाद इंटरेस्ट अगर रिकवर करना चालू होंगे, तो इंटरेस्ट अगर टाइमली वो नहीं पे करते, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर में पे नहीं किया, तभी से वो ओवरड्यू कंसिडर नहीं किया कहा जाएगा, राइट।
वो तो सिंपल बात है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि 90 डेज हो जाएंगे तो तभी से वो एनपीए कंसिडर नहीं किया जाएगा। Such loans or advances should be classified as NPA only when there is default in repayment of installments of principal or payment of interest on respective due dates. प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले रिकवर होती है उनकी ड्यू डेट्स पर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करता है, या फिर जो इंटरेस्ट की अमाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट के अमाउंट की ड्यू डेट्स है वो तब इंटरेस्ट अमाउंट नहीं मिलती है, तभी वो एनपीए में क्लासिफाई किया करा जाएगा। The staff advances by a bank as an employer and not as a banker are required to be included under the subhead others under the schedule of other assets. और जो भी स्टाफ एडवांसेस है वो एज अ बैंक दिया है, राइट, एज ए एम्प्लॉयर दिया है, सॉरी, राइट, तो वो अदर असेट्स अदर एडवांसेस में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर ये एग्रीकल्चरल एडवांसेस है। As per the guidelines, agricultural advances are of two types: agricultural advances for long duration crops and agricultural advances for short duration crops. Long duration crop मतलब more than 1 year, उनके लिए उनके जो crops वगैरह कल्टीवेट वगैरह सब कुछ करने में लग जाते हैं। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है वो less than 1 year, उसमें टाइम लगता है। The long duration crops would be crops with crop season longer than 1 year and crops which are not long duration crops would be treated as a short duration crops. The crop season for each crop, which means the period up to harvesting of the crops raised, would be as determined by the state level bankers committee in each state. सारे ही जो स्टेट में स्टेट लेवल कमिटी है वो डिसाइड करती है कौन से लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है, कौन से शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है। The following NPA norms would apply to agricultural advances, including crop term loans. A loan granted for short duration crops will be treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons. जिसको 1 साल के कम की क्रॉप सीजन होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो वो अगर 2 क्रॉप सीजन्स के लिए आउटस्टैंडिंग रहते हैं, ओवरड्यू रहते हैं, तो उसे एनपीए ट्रीट करा जाएगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए कब होगा? जब वो आउटस्टैंडिंग ओवरड्यू फॉर मोर देन 2 क्रॉप सीजन्स। A loan granted for long duration crops will be treated as NPA if the installments of principal or interest thereon remains overdue for 1 crop season. Long duration crop है, उसमें अगर more than 1 season के लिए 1 crop season के लिए वो outstanding overdue रहते हैं तो वो NPA consider करे जाएंगे। ये भी आपको as a question पूछ सकते हैं, important है, right? Test your understanding हम अलग से cover up करेंगे। तो ये हमारा एडवांसेस के बारे में था, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 3-4 बार लास्ट 7-8 अटेम्प्ट्स में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग पावर की कितना कैश क्रेडिट पर कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो ड्राइंग पावर होता है, कंसीडरिंग करंट एसेट स्टेटमेंट्स, एवरी क्वार्टरली जो स्टेटमेंट्स होते हैं उस बेसिस पर वो बोरोवर का ड्राइंग पावर है वो कैलकुलेट करा जाता है। चलिए, meaning drawing power generally addressed as DP is an important concept for cash credit facility availed from banks and financial institutions. Drawing power is the limit up to which a firm or a company can withdraw from the working capital limit sanctioned. उनकी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट जो सैंक्शन की है वो जनरली 1 ईयर के लिए सैंक्शन की जाती है, जो शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है उसमें, तो वो 1 ईयर के लिए सैंक्शन लिमिट होती है। और ड्राइंग पावर है वो क्वार्टरली जनरली डिसाइड किया जाता है, वो मंथली स्टेटमेंट्स के बेसिस पर भी हो सकता है, तो वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो डिसाइड किया जाता है, और वो विद इन सैंक्शन लिमिट अगर होगा तो उतना ही वो विड्रॉ कर सकते हैं। ड्राइंग पावर है उनसे ज्यादा भी हो सकता है कि अगर करंट एसेट्स ज्यादा है कोई भी पीरियड के लिए तो ड्राइंग पावर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा भी हो सकता है, बट वो सैंक्शन लिमिट तब सबसे ज्यादा बन जाएगी, सैंक्शन लिमिट से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। Different from sanction limit, the sanction limit is the total exposure that a bank can take on a particular client for facilities like cash credit, overdraft, export packing credit, non-funded exposure, etc. On the other hand, drawing power refers to the amount calculated based on a primary security less margin as on the particular date. वो particular date पर जो भी प्राइमरी सिक्योरिटी है, यहाँ पर जनरली वो करंट एसेट्स होंगे, वर्किंग कैपिटल लोन है इसीलिए, जैसे कि डेटर्स है, स्टॉक है वगैरह, उसमें से मार्जिन मनी डिडक्ट करने के बाद जो आएगा एज ऑन पर्टिकुलर डेट वो ड्रॉइंग पावर होगा। सैंक्शन लिमिट है वो वाइडर टर्म है, राइट, उसमें जितना भी टोटल एक्सपोजर ड्यूरिंग दैट पीरियड ड्यूरिंग द ईयर जनरली होता है वो सैंक्शन लिमिट होती है। Considerations: all accounts should be kept within both the drawing power and the sanction limit at all times. सारे ही अकाउंट्स है वो विद इन सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर होने चाहिए।
तभी वो बराबर माने जाएंगे। मतलब सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर में से जो कम होगा उसी के अंदर होने चाहिए, अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा एज पर एनपीए नॉर्म्स, राइट। अगर सीसी अगर है वो आउट ऑफ ऑर्डर कब माना जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर तो वो आउट ऑफ ऑर्डर माना जा सकता है। The accounts which exceed the sanction limit or drawing power or are against unapproved securities or are otherwise irregular should be brought to the notice of management or head office regularly. अगर कोई भी अकाउंट है वो आउटस्टैंडिंग मतलब ज्यादा रह जाता है ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से, तो वो हेड ऑफिस मैनेजर जो है उनको पता होना चाहिए उसके बारे में, कोई भी इरेगुलरिटीज है तो। Bank's duties. Bank should ensure that drawings in the working capital account are covered by the adequacy of the current assets. Drawing power is required to be arrived at based on current stock statement. वो जनरली करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया जाता है। However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than 3 months. बड़े जो बोरोवर्स होते हैं वो टाइमली या हर महीने वो सारे करंट स्टॉक स्टेटमेंट से वो नहीं दे पाते हैं, इसीलिए क्वार्टरली वो मंगवाया जाता है, मतलब कि वो ओल्डर देन 3 मंथ्स नहीं होना चाहिए, इसीलिए क्वार्टरली स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, जो हमने शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर में समझा था कि अगर क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं बैंक को, उसमें जो करंट एसेट्स की पोजीशन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती है या नहीं, और अगर नहीं होती है तो वो मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना होगा और उसी के ऊपर ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा अंडर कारो 2020 क्लोज टू सब क्लोज बी के अंदर, राइट। तो वो जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है वहां पर हम बोरोवर का ऑडिट कर रहे थे, हम अब यहाँ पर बैंक के ऑडिट में है, तो वहां पर हमें देखना होगा कि जो भी बोरोवर है उन्होंने जो स्टेटमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट किया है, कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर है वो बराबर है या नहीं। The outstanding in the account based on drawing power calculated from stock statements older than 3 months is deemed as irregular. अगर वो 3 महीने से पुराने स्टॉक स्टेटमेंट के ऊपर ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया है तो वो इरेगुलर माना जाएगा। तो बैंक की ड्यूटी है कि वो 3 महीने से पुराना स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर ड्राइंग पावर कैलकुलेट ना करे। Auditor's concern, the stock statements, quarterly returns and other statements submitted by the borrower to the bank should be scrutinized in detail. वो अगर हम बैंक ऑडिटर है तो हमें वो जो भी स्टेटमेंट बोरोवर ने सबमिट किया है वो बराबर है वो हमें देखना होगा। The audited annual report submitted by the borrower should be scrutinized properly. Annual audit report जो है वो भी हमें देखना होगा। अब तो शेड्यूल 3 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही मेंशन किया जाता है कि वो क्वार्टरली स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ मैच होते हैं या नहीं, इवन ऑडिट रिपोर्ट में भी कारो 2020 में भी ये पॉइंट होता है। तो अगर हम बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि बोरोवर के केस में वो बराबर है या नहीं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के से वो क्वार्टरली स्टेटमेंट मैच होते हैं या नहीं, राइट। द मंथली स्टॉक स्टेटमेंट ऑफ द मंथ्स for which audited accounts are prepared and submitted should be compared and the reasons for deviations if any should be ascertained. Stock statement और वो जो भी audited accounts है उसको मैच करना होगा। चलो, computation of DP. It needs to be ensured that the drawing power is calculated as per the extent guidelines formulated by the board of directors of the respective bank and agreed upon by the concerned statutory auditors. बैंक की जो गाइडलाइंस है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने जो एग्री किया है उसी के हिसाब से ड्राइंग पावर कैलकुलेट होना चाहिए, वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही। स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो स्टॉक की अमाउंट में से डिडक्ट किया जाता है। क्रेडिटर्स है वो अगर परचेस के रॉ मटेरियल वगैरह के लिए है जिसको स्टॉक में कंसिडर किया है, तो स्टॉक असेट है, सामने क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। मतलब कि क्या है कि स्टॉक ले लिया है वो आप असेट भी दिखा रहे हैं बट वो पेमेंट आपने नहीं किया तो वो बोरोवर की लायबिलिटी भी होगी, तो उतना स्टॉक है वो रिड्यूस किया जाता है। जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो स्टॉक में से माइनस किए जाता है क्योंकि क्रेडिटर है उनको पे नहीं किया है स्टॉक के सामने, और स्टॉक क्या है, असेट है, तो वो असेट आपकी अभी है बट उसके सामने आपको पेमेंट भी करना बाकी है, तो उतनी असेट रिड्यूस की जाएगी, उसी के बेसिस पर ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया जाएगा। हम एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। And stock audit. The stock audit should be carried out by the bank for all accounts having funded exposure of more than ₹5 crores. जिनका भी फंडेड एक्सपोजर जो है जो भी बोरोवर का वो 5 करोड़ से ज्यादा, उन सभी में स्टॉक ऑडिट होना चाहिए। Auditors can also advise to stock audit in other cases if the situation warrants the same. यहाँ पर जो बैंक के ऑडिटर है वो बोरोवर का स्टॉक ऑडिट करने नहीं जाएंगे, बैंक की तरफ से स्टाफ जाएगा स्टॉक ऑडिट करने के लिए, वो और कोई प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि स्टॉक ऑडिट बराबर हुआ है या नहीं, हम बैंक ऑडिटर को स्टॉक ऑडिट बराबर हुआ है या नहीं वो हमें देखना होगा, और वो किसी और में जरूरत पड़ेगी तो उसमें स्टॉक ऑडिट सजेस्ट भी कर सकता है।
Branches should obtain the stock audit reports from the lead bank in the cases where the bank is not leader of the consortium of working capital. जहां पर जो ब्रांच है वो लीड बैंक नहीं है, लीडर नहीं है कंसोर्टियम के केस में, तो वो जो लीड बैंक है जिन्होंने स्टॉक ऑडिट करवाया है उनसे रिपोर्ट मंगवाए जाएंगे. The report submitted by the stock auditors should be reviewed during the course of the audit and special focus should be given to the comments made by the stock auditors on valuation of security and calculation of the drawing power. हम बैंक ऑडिटर है तो हमें जो भी स्टॉक ऑडिटर ने स्टॉक ऑडिट किया है बोरोवर का वो हम रिपोर्ट चेक करेंगे, उसमें अगर कोई भी कमेंट्स है वैल्यूएशन के बारे में तो वो सारी चीजें देखेंगे और उसी हिसाब से ड्राइंग पावर कैलकुलेट हुआ है या नहीं वो भी हमें देखना होगा. राइट, तो ये 7 पॉइंट्स हमें यहाँ पर ड्राइंग पावर के बारे में समझा है. ये 7 में से आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट जो है, इनके अलावा सारे के सारे पॉइंट्स 1 या 2 बार पूछे गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ये सीधा ही उन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ही ये पॉइंट्स पूछ लिए है, ऐसा 2 बार किया हुआ है तो फिर से भी पूछ सकते हैं और इसमें से एमसीक्यू या फिर कोई केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी बना ही सकते हैं. चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिया हुआ है स्टॉक से, तो स्टॉक एट रियलाइजेबल वैल्यू 1000 रुपीज का है, लेस अनपेड स्टॉक जिसके सामने पेमेंट नहीं किया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए 300, एक्सेप्टेंस या एलसीज है 300 के, तो वो माइनस करके आ गए 600, वो 600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400 रुपीज है वो स्टॉक के लिए पे किया है, तो उसी के सामने लोन मिल सकती है, बट उसमें भी मार्जिन रखा जाएगा क्योंकि 400 रुपीज के जो स्टॉक है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो सकती है, तो मार्जिन कितना रखा है 25% का, ताकि बैंक को कोई लॉस ना हो. तो कितना रखा गया 100, तो अब ड्रॉइंग पावर कितना है 300 रुपीज. फिर डेटर्स भी है, तो डेटर्स टोटल डेटर्स है 1000 रुपीज, इन एलिजिबल डेटर्स है, बहुत टाइम से वो डेटर्स के पास से रिसीवेबल है तो वो जनरली रिड्यूस किए जाते हैं, तो 200 रुपीज रिड्यूस किए तो बन गए 800 और उसमें मार्जिन कितना रखा है 40% मार्जिन रखा है, तो 320 उसमें से रिड्यूस कर दिए तो बनेगा 480, तो ये दोनों का टोटल करके 780 रुपीज है वो टोटल ड्रॉइंग पावर बनेगा. राइट, चलिए समझ में आ गया. इसका एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 जो है वो हम यहाँ पर समझते हैं. जनरली हम अलग से टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग कवर करते हैं, बट ये ड्राइंग पावर के लिए स्पेसिफिक है, तो यहाँ पर समझेंगे तभी आपको ड्राइंग पावर अच्छे से समझ में आएगा. टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 4 आपको दिया है 10.38 पर. CAP is conducting stock audit of a borrower availing cash credit facility of ₹100 lakhs from branch of a bank. CAP है वो स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं बोरोवर जिनके कैश क्रेडिट फैसिलिटी है 100 लाख रुपीज. The cash credit facility is against security of paid stocks and debtors up to 90 days. सिक्योरिटी है क्रेडिट कैश क्रेडिट फैसिलिटी में वो किसके सामने है, पेड स्टॉक्स, मतलब कि स्टॉक का जो पेमेंट हो गया है और जो डेटर्स है अप टू 90 डेज से ही रिसीवेबल है वही कंसिडर किए जाएंगे. Margin stipulated is 25% for stocks and 40% for debtors. स्टॉक के सामने 25% मार्जिन और डेटर्स के सामने 40% मार्जिन रखना है. Following further information is available as on 31st December 2022. Value of stock है 125 lakhs. Value of stocks fully damaged included in above 5 lakhs. Value of debtors 50 lakhs. Value of debtors exceeding 90 days included in above 10 lakhs. Value of creditors for goods 50 lakhs. इस ड्राइंग पावर कंप्यूटेड बाय CAP रुपीज 82.5 लाख प्रॉपर. CAP ने कितना ड्राइंग पावर कैलकुलेट किया है 82.5 लाख. अब हमें फिर से करना है कि कितना ड्राइंग पावर आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स है 125 लाख उसमें से ये 5 लाख रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि वो डैमेज्ड स्टॉक है, तो 120 लाख बचेंगे. उसमें से भी ये क्रेडिटर्स है तो उनको तो अभी तक पे ही नहीं किया गया, तो ये 50 लाख भी हट जाएंगे, तो कितने बचेंगे 70 लाख रुपीज. तो 70 लाख के ऊपर 25% का मार्जिन लगाने के बाद जितनी अमाउंट बचेगी वो ड्राइंग पावर अगेंस्ट स्टॉक होगा. फिर डेटर्स है, तो डेटर्स में ये 50 लाख के डेटर्स है, बट उसमें से एक्सीडिंग 90 डेज कितने हैं 10 लाख, और हमें यहाँ पर कितना बताया डेटर्स अप टू 90 डेज बताया है, तो ये 10 लाख से वो रिड्यूस किए जाएंगे, दैट इज 40 लाख रुपीज. और उसमें मार्जिन कितना होगा 40% मार्जिन रखना है. उसको हटाने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो डेटर्स के अगेंस्ट ड्राइंग पावर बनेगा और उन दोनों का टोटल किया जाएगा तो टोटल ड्राइंग पावर बनेगा. देखते हैं कि वो 82.5 लाख बनता है या नहीं. इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है चैप्टर एंड के पास, तो वो देखते हैं. आ जाइए पेज नंबर 10.59 पर. कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर. वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st December 22 125 लाख. उसमें से डैमेज स्टॉक है वो लेस रिड्यूस किया है 5 लाख, दैट इज 120 लाख.
जो क्रेडिटर्स है वो रिड्यूस किए 50 लाख के, तो बच रहा 70 लाख रुपीज। उसमें मार्जिन 25% है वो रिड्यूस किया गया, दैट इज 17.5 लाख रुपीज, तो बचा 52.5 लाख रुपीज। ये स्टॉक के सामने का ड्रॉइंग पावर बना। फिर डेटर्स है 50 लाख रुपीज के, उसमें से डेटर्स एक्सीडिंग 90 डेज 10 लाख रुपीज है वो रिड्यूस किया गया, तो बना 40 लाख रुपीज। उसमें मार्जिन रखा 40%, 16 लाख रुपीज रिड्यूस किया गया, तो बना 24 लाख रुपीज। तो ये 52.5 और 24 लाख उन दोनों का टोटल किया तो कितना बचा 76.50 लाख रुपीज। तो ड्राइंग पावर कितना होना चाहिए 76.5 लाख रुपीज। CAP गलत है, उनको भी नहीं आता है, राइट। उन्होंने अच्छे ऑडिट के टीचर के पास नहीं समझा होगा, व्हाटएवर। चलिए, तो ये 76.5 लाख होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ओल्ड कोर्स में एक बार पूछा हुआ है 3 या 4 मार्क्स के लिए, फिर से पूछ सकते हैं, और ये अब तो MCQ में भी आ सकता है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था हमारा एडवांसेस और ड्राइंग पावर के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंक ऑडिट के चैप्टर का, इसमें से सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो होपफुली वो पूरा ही आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से याद रखिएगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिट ऑफ एडवांसेस समझेंगे, राइट। अब जो पार्ट है वो कंपैरेटिवली सिंपल है, जो हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है, स्पेसिफिकली चैप्टर 5 में कि आइटम्स ऑफ ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, वही चीज वही कॉन्सेप्ट है, वो बैंक की जो स्पेसिफिक आइटम्स है उसका ऑडिट कैसे किया जाएगा उसमें हम अप्लाई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।